बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। इस वक्त कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट है, वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है और हमारे पास केसेस जो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन पूरी दुनिया में, उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमरीका में, बरतानिया में, इटली में और मुख्तलिफ ममालिक में लाखों के हिसाब से डेली बेसिस पर ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की आपसे बात करूँ तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर कोरोना की 5वीं लहर की लपेट में आएगा। जिस तरह से NCOC ने तस्दीक कर दी है कि इस वक्त अब 5वीं लहर कोरोना की शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। अभी तक का जो डेटा था वो पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ केसेस 1% से कम आ रहे थे कोरोना की जो शरह थी, लेकिन अब वो बढ़कर 1.5% पर चले गए और कराची में 6% तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो 708 हैं। और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि बर वक्त वैक्सीनेशन ही ज़रूरी है इस लहर को रोकने के लिए। और सूबाई हुकूमतों को भी हिदायत जारी की गई है कि वैक्सीन के हवाले से जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स थे, उनको अचीव किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो नई वेव जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसकी मुमकिन होने का बात हम कर रहे थे, वो अब हमारे सामने। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि कराची में इस वक्त कोरोना केसेस की शरह 6% को छू रही है। लाहौर में ये शरह तकरीबन 4% के करीब है। वाज़े निशानात नजर आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से एक नई लहर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। पूरे सूबे के अंदर हमारी जो पॉजिटिविटी की शरह है वो तकरीबन कोई 2.5% है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कराची शहर में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 6% से तजावुज कर गई है। ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेशियो पूरे पंजाब का is 1%। लाहौर का ऑन द अदर हैंड 3.8% है, जो जरा परेशान कुन है हमारे लिए बात। इससे पहले जो वेरिएंट जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था वो भारतीय वेरिएंट, जिसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया। और हमने देखा कि भारत में क्या सिचुएशन हुई। अस्पताल जो है वो ओवर क्राउडेड हो गए थे, बेड्स खत्म हो गए थे, फैसिलिटीज नहीं थी और बहुत ज्यादा वहां पे जानी नुकसान हुआ। अब ये जनूबी अफ्रीकी जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये इसकी नेचर क्या है? क्या ये उतना ही खतरनाक है, उतना ही मोहलक है? इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत में गुज़श्ता रोज 33,000 केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिपोर्ट हुए। इसी तरह अगर दीगर मुल्कों की मैं आपसे बात करूं तो बरतानिया में गुज़श्ता रोज 1,37,000 केसेस रिपोर्ट हुए कोरोना के। फ्रांस में 58,000 केसेस रिपोर्ट हुए, इटली में 61,000 केसेस रिपोर्ट हुए, स्पेन में 62,000 केसेस रिपोर्ट हुए। और ये तमाम मुल्क नई पाबंदियां लगाने के हवाले से अब गौर कर। आपको याद होगा जब कोरोना का आगाज हुआ था तो अमेरिका वाज वन ऑफ द कंट्रीज जो सबसे बुरे तरीके से मुतासर हुए थे। और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त प्रेसिडेंट थे और वो चाइनीज वायरस कहते थे इसे, जिस पर चाइना के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। अभी भी ये जो ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट है, इससे अमेरिका बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। और आज की अगर मैं फिगर्स अमेरिका के आपसे डिस्कस करूं तो 2,86,000 केसेस अमेरिका में रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के इस नए वेरिएंट के। और दीगर जो ममालिक हैं वो अमेरिका से आने वाली परवाजों को मुअत्तल भी कर। इसी तरह दीगर ममालिक में भी ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, इन तमाम मुल्कों में भी केसेस की शरह तेजी से बढ़ रही है। और पूरी दुनिया इस वक्त अब सोच रही है कि नई पाबंदियों के इकदाम उठाए जाएं। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होने जा रही है? पाकिस्तान में दोबारा पाबंदियां लगेंगी, नहीं लगेंगी? क्या हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? और खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इससे बुरे तरीके से मुतासर हो, क्योंकि हमें पता है कि बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा उस लेवल पे नहीं है जिस तरह से ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान किडनी एंड इंस्टीट्यूट से डॉक्टर जावेद हयात साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि पूरी दुनिया में ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, किस हद तक ये वायरस खतरनाक है? और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जिस तरह से पहले कोरोना वायरस ने पाकिस्तान को हिट किया, अल्लाह का शुक्र है बाकी मुल्कों की निस्बतन पाकिस्तान के हालात फिर भी बेहतर रहे हैं, तो किस हद तक खतरा है इस नए वेरिएंट से पाकिस्तान को? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने का। जी डेफिनेटली इसके दो चीज़ें जो अब तक आई हैं नवंबर से लेके अब तक, इससे मोर देन ए मंथ के, पहली बात तो ये कि ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। इसके ये मराद है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को ये फौरी तौर पे लग सकता है। और आज हमारी जो पंजाब में इस वक्त ट्रांसमिशन आ रही है वो है, एक होता है रिप्रोडक्टिव नंबर, कि अगर वो 1 हो तो उसका मतलब है कि वो एक बंदा एक बंदे को इन्फेक्ट करेगा। तो अगर 1 से नीचे आ जाए तो कंट्रोल होता है।
तो पंजाब में इस वक्त जो है ना 1.5 जा रहा है, यानी एक आदमी जो ना 1.5 को करेगा, फिर वो जो है ना वो 3 को करेंगे, 3 जो है ना वो 9 को करेंगे, सही बढ़ता जाएगा। तो डेफिनेटली इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिका में अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते में उनके 2.49 मिलियन केसेस हुए थे, जो सबसे ज़्यादा जब से ये वबा शुरू हुई है। इसी तरह बाकी मुल्कों में, यूरोप और इंडिया की आपने अभी मिसाल दी है, तो इसकी ट्रांसमिशन तो बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दूसरी तरफ जो अच्छी खबर है जो वो ये है कि इसकी ये डिजीज सीवियर नहीं है। अभी तक जितना भी डाटा आया पिछले 6 हफ्ते में, उसमें कहीं से भी इसकी डिजीज की सीवियरिटी कतई तौर पे खबर नहीं आई, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। तो एक ये वायरस के ये भी होता है कि जब आप जितना मोहलक साबित हो रहा था भारतीय वेरिएंट, जिसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया, या उससे पहले जो कोरोना की किस्में थी, जो भी वेरिएंट्स थे, वो जितने मोहलक साबित हो रहे थे और जितनी अमवात हो रही थी, ओमिक्रॉन का डेटा भी हमें ये बताता है कि उतनी अमवात नहीं हो रही हैं इस वेरिएंट से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अगर आप हमारे पास जो डाटा जो अभी तक आ चुका है, उसमें जो हॉस्पिटल में पेशेंट दाखिल होते थे, जो डेल्टा वेरिएंट के साथ जो हॉस्पिटल में दाखिल होते थे, उनकी ऑन एवरेज मॉर्टेलिटी 29% तक थी। तो इसमें अभी तक 2.7% आई, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 times less mortality than डेल्टा वायरस। तो ये पूरी दुनिया में क्रॉस द ग्लोब यही चल रहा है। साउथ अफ्रीका से शुरू होकर अमेरिका में 7 डेथ्स हुई हैं, इंडिया। तो ये सारा डाटा बड़ा इंकरेजिंग है कि इसकी सीवियरिटी ज्यादा नहीं है। अगर एक पॉजिटिव नोट की तरफ देखें, डॉक्टर साहब ये बताइएगा। जी फरमाइए। पॉजिटिव साइड पे देखें तो अगर जितने लोगों को ये वायरस होगा ओमिक्रॉन, उतनी ही इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी कम्युनिटी में। तो फिर एक तरह से हम उस तरफ चल पड़ेंगे, जब ग्लोबली लोग इम्यून होंगे तो वायरस शायद वो इतना अटैक नहीं करेगा। दैट विल बी ऑन द वे आउट। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जितनी वैक्सीनेशन लग चुकी है पाकिस्तान में भी, और अभी भी ये कहा गया सूबाई हुकूमतों को कि वो इंश्योर करें कि तमाम लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी लग चुकी है और बन चुकी थी ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से पहले, वो वैक्सीनेशन इस वेरिएंट के हवाले से भी मुफीद है? देखिए, इसमें 2 तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। एक तो आप जो देखते हैं कि जो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि जी एंटीबॉडी रिस्पांस नीचे जा रही है, और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो वायरस को न जाने से रोकती हैं, उसकी रिस्पांस ओमिक्रॉन में कम है। तो उसमें तो खौफ आता है। लेकिन एक और टेस्ट होता है जिसमें जो मेमोरी सेल्स होते हैं, जिसके अंदर मेमोरी चली जाती है, जो कोविड की वैक्सीनेशन की है, उसकी जो रिपोर्ट्स हुई हैं, उसके जो रिपोर्ट्स शायद हो चुकी हैं, वो उसमें कहता है ये फुली इफेक्टिव है। सो वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। इसकी जो अभी तक जितने भी आप देखें केसेस, वो जो वैक्सीनेटेड लोग थे उनमें बहुत ही माइल्ड डिजीज है, और जो अनवैक्सीनेटेड है वही लोग हैं जो थोड़े से हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं कि वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव, स्टिल वेरी इफेक्टिव। अगरचे आप मीडिया में देखते हैं बहुत सी बातें होती हैं कि जी एंटीबॉडीज कम हो गई हैं और फलां वैक्सीन उस पर काम नहीं कर रही, लेकिन जो एक्चुअली जो रिपोर्ट्स आई हैं जो मेमोरी सेल्स के मुतालिक हैं, कि उसके मुतालिक ये बिल्कुल इफेक्टिव है। ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये कोरोना जब से आया है, शुरू में हमें याद है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही वाज स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो चाइनीज वायरस इसको बोलता था, जिसकी वजह से चीन जो है उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। उसके बाद फिर मुख्तलिफ वेरिएंट्स हमने इसके देखे, फिर भारतीय वेरिएंट जिसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया वो भी सामने आया। भारत में उसने बहुत तबाहकारी की और पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई। अब ये ओमिक्रॉन सामने आ गया है। एक दफ़ा जबकि लग रहा था कि कोरोना के केसेस अब सेटल हो गए हैं, शरह 1% से नीचे है पाकिस्तान में भी, अब ये ओमिक्रॉन वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इसके बाद कोई और वेरिएंट भी सामने आ जाए? जी हाँ, बिल्कुल वेरिएंट सामने आ सकता है। जब तक ग्लोबली पूरी दुनिया में केसेस कम नहीं होंगे तो वेरिएंट आते रहेंगे, और उस वक्त तक जबकि इम्यूनिटी, आपकी ग्लोबल इम्यूनिटी या आपकी कम्युनिटी में इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाती, ये केसेस, अंदेशा है कि केसेस इसके आते रहेंगे।
और ये जो पेंडेमिक होता है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेता है, जैसे एक ज़माने में स्पेनिश फ्लू आया था, हमारा जो ज़माना है इसमें हमने कोरोना देखा, कोविड-19 देखा। यूजुअली विद द टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट इन द मेडिकल साइंस दैट वी हैव, 21वीं सदी में हम बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और चीज़ें सेटल हो जाएंगी और दुनिया वापस एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ चली जाएगी? देखिए, जब ये कोरोना वायरस आया था 2019 में और लेट 2020 में, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उसी समर में तक ये खत्म हो जाएगी। फिर ये कहना शुरू है कि नहीं, 2021 में ये वायरस खत्म हो जाए। अब हम 2022 में आ चुके हैं, अब यही कहा जा रहा है कि इस साल ये वायरस खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज टू डिफिकल्ट टू से ये कब खत्म होगा, क्योंकि अभी तक ये ऑलमोस्ट 100 कंट्री में ओमिक्रॉन वायरस चला गया और वहाँ फैलेगा, रुकेगा नहीं, ये फैलेगा। इसके बाद क्या शक्ल निकलती है ये तो आइंदा 2-4 हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ जा रहा है। तो वही बात जो मैंने शुरू में की थी, जब कम्युनिटी में वायरस फैलता है तो एक इम्यूनिटी डेवलप होती है। वो इम्यूनिटी जो होता है ना, तकरीबन फिर जब तक वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, इसका खर्चा रहेगा कि ये वायरस आते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात जो इसमें ओमिक्रॉन में आई है, इसकी सेवेरिटी कम थी, शायद उसमें एक ये भी रीजन है कि वैक्सीनेशन की वजह से या कोरोना की वजह से लोगों में इम्यूनिटी आ चुकी है। लेकिन स्वेरिटी कम होने के बावजूद जो एहतियात है या जो इकदामात उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, वो वही हैं, या आपको लगता है कि कोई मुख्तलिफ किस्म के इकदामात इस बार हुकूमत उठाएगी या उठाने चाहिए? और इसकी अलामात भी सेम है जैसे पहले होती थी, बाकी वेरिएंट्स की अलामात अगर किसी को हो जाता है खुदा न खास्ता? जी, इक़दामात वही हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने ये इसका सवाल पूछा। इसका जो इससे बचना ही बेहतर है। जब तक आप इससे बचेंगे उससे ट्रांसमिशन कम होगी, आपको भी बीमारी कम लगेगी। जहाँ तक हम सिम्टम्स की बात की, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है इसके सिम्टम्स में और जो डेल्टा कॉमन है या उससे पहले जो वेरिएंट्स आए थे वुहान वगैरह का, उसमें सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट इफेक्ट होती थी और फीवर बहुत सा होता था। इसमें वो फीवर भी नहीं है और सेंस ऑफ स्मेल भी कम है, और इसमें जो सिम्टम है, रेस्पिरेटरी सिम्टम, जो सांस की भी, वो भी इसमें बहुत कम है। सो सिम्टम डेफिनेटली इसकी थोड़े से फ़र्क है और एहतियात वही है जो पिछले 2-2.5 साल से कहा जा रहा है कि आप मास्क पहने तो जब भी पब्लिक प्लेसेस पे हो, वेंटिलेशन अपने कमरों की बेहतर रखें, आप फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और जहाँ भी मुमकिन हो आप डिस्टेंस, आप एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, उससे ही अगर हम उस पर अमल करेंगे तो इससे हम बच सकेंगे। और वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है वैक्सीनेशन। जब आप वैक्सीनेट करेंगे तो अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरे को भी आपके ट्रांसमिशन से कमी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी गहरी नज़र है इस पे, इस वक्त कितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की वैक्सीनेट हो चुकी है आपके मालूमात के मुताबिक? जो आप डाटा देख रहे हैं अबाउट 50% को तो लग चुके हैं। पंजाब का डाटा जो इनका टारगेट है 7 करोड़ का, उसको तो अचीव कर लिया था बाय द एंड ऑफ द ईयर, वो तो अचीव कर चुके हैं अपना टारगेट जो था। अब जो इनका एक और था जो पंजाब का था, रीच ईच डोर, कि हर घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाएंगे, वो 31 को खत्म होना था, वो भी इन्होंने 10 दिन के एक्सटेंड कर दिया। तो आई थिंक अभी तक जो कैंपेन चली है पिछले चंद महीनों में, वो बहुत ही इनकरेजिंग है और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी बेहतर आएंगे। अगर पाकिस्तान के आप नंबर देखें पिछले कई महीनों से, हमारी हर तरह से, हमारे हर किसी भी क्राइटेरिया से आपके हॉस्पिटल बेड्स की ऑक्यूपेंसी 7% से भी कम है, यानी कि आपके 93% बेड्स खाली पड़े हुए हैं। अब वो ऑक्सीजन के बेड्स हैं या वो वेंटिलेटर के बेड हैं। आपकी जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम हो चुका है। आप नंबर जो सिंगल डिजिट में आ गए थे जिनकी डेथ्स हो रही है। तो हर तरह से पाकिस्तान हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल ऑन दिस काउंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी अगली स्टोरी पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज। अब बात करते हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर इलाज की गर्ज से जाना था तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट्स देते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब जरूर पाकिस्तान वापस आएंगे। यहां तक कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मैं कसम उठाकर कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ मुल्क वापस आएंगे। आपको याद कराते, नवाज शरीफ को इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा।
ये उसके 84 जो इसके 84 मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, ये जमानत देते हैं आपको, इस हाउस में जमानत देते हैं कि वापस आएंगे। शायद इन्हीं कस्मों वादों पे यकीन करके मियां नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों की तिब्बी जमानत मिली थी हाई कोर्ट से और उसके बाद मियां साहब बाहर चले गए। वो 8 हफ्ते तो कब के गुजर गए, अब तो तकरीबन 2 साल होने को आए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं हो सकी। बावजूद इसके कि जब मियां साहब ने 8 हफ्ते की तिब्बी जमानत हासिल की तो वो इस बुनियाद पर दी गई थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर एक बयान हल्फी अदालत में जमा कराया था, जिसकी वर्डिंग्स अगर मैं आपसे शेयर करूं तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 हफ्तों में या जैसे ही डॉक्टर्स तस्दीक करें कि नवाज शरीफ की सेहत बहाल हुई है और वो पाकिस्तान वापस आने के लिए फिट है, इनकी पाकिस्तान वापसी यकीनी बनाने की जमानत देता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी लिखा था कि अगर किसी मौके पर वफाकी हुकूमत के पास काबिल भरोसा मालूमात हो कि मियां नवाज शरीफ साहब सफर करने के लिए फिट हैं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन का कोई भी नुमाइंदा नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से नवाज शरीफ के मौलिद से तस्दीक करने का हक रखता है। अब ये जितनी भी बातें मियां साहब ने तब कही थी उसकी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते की जमानत मिल तो गई थी, लेकिन अब तकरीबन 2 साल हो गए लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि इलाज क्या हुआ, कहां पर हुआ, कितना रह गया। इसी वजह से अब वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करेंगे मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें? अगर हाईकोर्ट ये नहीं चूके कर रहे। तो ये वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कह रहे थे कि हम हाई कोर्ट से रुजू करेंगे मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एज सच क्लियर कट कि मियां नवाज शरीफ साहब का क्या इलाज हुआ है, किस जगह पर हुआ है, किन डॉक्टर्स ने किया है, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मियां साहब की मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती रहीं। कभी वो कॉफ़ी शॉप में बैठ कर कॉफ़ी पी रहे थे, कभी वो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में बैठ कर पिज़्ज़ा खा रहे थे, कभी वो पोलो ग्राउंड में बैठ कर पोलो मैच देख रहे थे, और इसके अलावा उनकी सियासी एक्टिविटीज़ जो थी वो भी जारी रही। जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसकी जितनी भी सिटिंग्स होती रही, मियां नवाज शरीफ साहब उनमें तकारीर करते रहे और बाकायदा तौर पर सियासी तौर पर फाल रहे। और मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से मुख्तलिफ शॉट्स दिए कि मियां साहब की वापसी तब होगी, वो कहती रही कि वो जल्दी वापस आएंगे, लेकिन अगर उनकी जिंदगी की जमानत दी जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ की जमानत दी जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। और आपको ये भी याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी वीजा में तौसी की दरखास्त दी थी बरतानवी हुकूमत को, वो मुस्तरद हो गई। लेकिन अभी आपको ये दिखाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा मियां साहब की वापसी के हवाले से क्या क्या स्टेटमेंट्स देती रही। उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे। ये उनका मुल्क है। अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं है, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज बदलती हुई देखेंगे इंशाअल्लाह। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स पास की। किसी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जल्द मुल्क वापस आ रहे हैं, किसी ने कहा चंद हफ्ते में वापस आ रहे हैं, किसी ने कहा कि मैं खुद लंदन जाके मियां साहब को वापस लेकर आऊंगा, और किसी ने यह कहा कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के चौथी दफा वजीर आजम बन जाएंगे। मैं मिल के आया, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे, और अगर लंदन गया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ की ना सिर्फ सजाएं खत्म होंगी, नतीजे में नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब PMLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहाँ है वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हुकूमत भी तारीखें देने में पीछे नहीं रही। मुख्तलिफ मौक़ों पे हुकूमत ने मुख्तलिफ तारीखें दी कि इस डेट तक मियां नवाज शरीफ को हम वापस लेकर आएंगे, एहतसाब के कटहरे में दोबारा खड़ा करेंगे और पाकिस्तान की जो दौलत लूटी है मियां नवाज शरीफ ने वो उनसे रिकवर करवाएंगे। वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उन्होंने यहां तक कहा कि मैं बरतानवी वजीर आजम से अगर मुझे मिलना भी पड़ा तो मैं उनसे जाकर मिलूंगा। और जो तारीख दी थी हुकूमत ने कि मियां नवाज शरीफ को इस डेट तक हम वापस लाएंगे,
आएंगे। अब उस तारीख को भी 1 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन हुकूमत मियां नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब नहीं हो सकी। नवाज शरीफ, सुन लो मेरी गौर से बात, मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते। जो मोरल गवर्नमेंट का पहले लगता था मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में, आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि उसमें मायूसी आती गई। फिर शेख रशीद साहब जो वफाकी वजीर दाखिला, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हुकूमत मियां नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती, अल्लाह ही लाए तो लाए, हुकूमत की बस की बात नहीं। अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ, और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। हुकूमत की ख्वाहिश तो है, वो आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आएँ और अपने केस कट रहे। इसी दौरान ये तासुर भी मिलना शुरू हो गया कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की कोई डील हो रही है या फिर उनको ढील दी जा रही है। जब ये खबर भी सामने आई कि साबिक सऊदी सफीर और आलमी अमूर के बारे में सऊदी हुकूमत के मुशीर जो हैं, उनकी वहाँ पर बरतानिया लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी हुई है। फिर हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले भी जब वो मुल्क से बाहर गए थे तो वापस आने से पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के थ्रू गारंटीज ली थी। हाल ही में इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। आज आ रहा है, कल आ रहा है, ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता। इस इशू पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आता ताड़र ने। आता ताड़र साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आपकी पार्टी की तरफ से भी मुख्तलिफ बयान आते रहे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, फिर हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ बयान आते रहे मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। अभी क्या सूरत हाल है? कुछ दिन पहले तो आप लोग बड़े होपफुल थे, कॉन्फिडेंट थे, आप लोग कह रहे थे कि मियां साहब जल्द वापस आ रहे हैं पाकिस्तान और वापस आकर वो पाकिस्तान के चौथी दफा वजीर आजम भी बन जाएंगे। तो वो जो मियां साहब ने वापस आना था वो क्यों नहीं आ रहे और कब आएंगे? आपके पास क्या इत्तलात और मालूमात है? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है और अनकरीब इस हवाले से फैसला भी कर लिया जाएगा। और देखिए, कुछ तो मामलात उनकी जो सेहत के थे वो साथ साथ चल रहे हैं, मगर फिर भी पार्टी भी इस बात को समझती है कि मियां साहब की बर वक्त वापसी जो है वो यहाँ पे सियासी हालात को भी इन्फ्लुएंस करेगी। और गवर्नमेंट बिल्कुल, हमें तो लगता है कि जिस तरह आखिरी दमों पर है, इससे बदतर हालात मुल्क के नहीं हो सकते। अभी जो मिनी बजट आया है, 360 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो IMF को ऑटोनॉमी दे दी गई है कि IMF बिल्कुल एक स्टेट विद इन द स्टेट, ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको दर्जा दे दिया गया है, तो ये गरीब आदमी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जो हम देख रहे हैं, हमारी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, बाई इलेक्शंस हों, वो बाकी मामलात हों, तो हमें तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि इस मामले में PMLN का इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कोई मुकाबला नहीं है। तो हमारी कोर्ट में भी एक कमिटमेंट है और हम हमेशा लीगली हमने कानून को हमेशा फॉलो किया है। तो अनकरीब इस पे फैसला भी कर लिया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी। लेकिन साहब, जो कोर्ट की कमिटमेंट है, उसमें तो 8 हफ्तों की तिब्बी जमानत पर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान हल्फी भी जमा कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मियां साहब इलाज के फौरन बाद वापस आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी मौके पर वफाकी हुकूमत को ये लगेगा कि मियां साहब या उनके पास काबिल भरोसा मालूमात होगी कि मियां साहब सफ़र के लिए फ़िट हैं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत एम्बेसी के ज़रिए से उनके मौलिद से डायरेक्टली तस्दीक कर सकती है। तो वफाकी हुकूमत ने इस तरह की कोई कोशिश की उनके मौलिजों से मिलने की, और आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी वफाकी हुकूमत को कि कहाँ पर क्या इलाज हो रहा है मियां नवाज शरीफ साहब का? देखिए, जब वो एफिडेविट, 2 एफिडेविट हैं, एक मियां नवाज शरीफ साहब का एफिडेविट है और दूसरा एफिडेविट जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब का है। उसमें ये दर्ज था कि 8 हफ्ते, या अंग्रेजी में OR का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, या जब उनके जो मौलजीन हैं वो उनको फिट डिक्लेयर करे फॉर ट्रैवलिंग बैक टू पाकिस्तान। और एक और चीज जो इसमें दर्ज थी वो ये थी कि हम पीरियोडिक, अंग्रेजी का लफ्ज पीरियोडिक इस्तेमाल हुआ है, कि हम पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे, जो कि हम
पीरियोडिकली वक्तन फवक्तन, यानी उर्दू में इसको वक्तन फवक्तन कहेंगे, वक्तन फवक्तन हम वो रिपोर्ट जमा कराते रहे हैं। और देखिए ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि वो 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है, उनके हार्ट के बाईपास भी हो चुका है, स्टंट भी डले हुए हैं, उनको बाकी एलिमेंट्स भी हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह एक हकीकत है। तो वो ऑब्वियसली हम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते रहे हैं, मगर माजी करीब में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स को अटेस्ट करने से इनकार कर दिया। और हमने जब भी उनको अप्रोच किया तो उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं इन रिपोर्ट्स को अटेस्ट करने की। तो हम नोटरी पब्लिक के जरिए नोटराइज्ड जो एक मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो विदाउट अटेस्टेशन ऑफ द हाई कमीशन हम जमा कराते रहे हैं, जो कि कानूनी रिक्वायरमेंट थी। और देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा हमने बाव डाउन किया है बिफोर द लॉ, वो चाहे कितना भी हम फैसले से इत्तेफाक ना करें, नाइंसाफी पर मबनी हो। वाहिद शख्स है पाकिस्तान की तारीख में जिनकी नैब ट्रायल डे टू डे बेसिस पे चली है। पाकिस्तान की तारीख में नैब की ट्रायल रोजाना की बुनियादों पर किसी और शख्स की नहीं चली। सिर्फ मकसद ये था कि इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी तो 8 हफ्तों की जो तिब्बी जमानत थी उसको 2 साल हो गए ना। 8 हफ्तों की तिब्बी जमानत को 2 साल हो गए। ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वफाकी हुकूमत के पास क्या मियां साहब के इलाज के हवाले से मालूमात हैं कि कहां पर उनका इलाज हो रहा है, कौन उनका इलाज कर रहा है, और लेटेस्ट अपडेट क्या है उनकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से, ये तमाम इंफॉर्मेशन वफाकी हुकूमत के साथ आपकी तरफ से शेयर की गई है मियां साहब की तरफ से? जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वक्तन फवक्तन हम हाई कमीशन से अटेस्ट करवाने की कोशिश करते रहे हैं। उस अटेस्टेशन का मकसद ये था कि मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी हाई कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के पास रिटेन होनी चाहिए। हमारी तो ये कोशिश थी। हमारे पास बकायदा ऑन रिकॉर्ड वो चीजें मौजूद हैं कि जब हाई कमीशन ने उन रिपोर्ट्स को अटेस्ट करने से और उसकी कॉपी रिटेन करने से इनकार किया है, तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं थी कि हम उसको फिर नोटराइज करवा के जमा कराते रहे। और एक और पहलू ये है कि एक अपील हमारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाली थी, एक लाहौर हाईकोर्ट में थी, जो वन टाइम परमिशन के हवाले से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने दर्ज किया कि जब मियां साहब वापस आएंगे ही विल हैव द राइट टू अपील। और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो इन फील्ड है, जिसके अंदर 8 हफ्ते या जब उनके मौलजीन उनको इजाजत दें वो अपनी जगह मौजूद है। तो देखिए किसी शख्स का हशाश बशाश होना, चलना फिरना, उठना बैठना, वो उसकी मेडिकल कंडीशन को कई दफा जाहिर नहीं करता। वो बिल्कुल आपको नजर आते हैं बिल्कुल मुकम्मल फिट है, बट उनका एक एज फैक्टर है, उनकी एलिमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं और उनकी हालत इसलिए खराब हुई। लेकिन यहाँ पे जो ये जो आप कह रहे हैं तारिक साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि किसी शख्स का उठना बैठना, चलना फिरना, मुख्तलिफ मौक़ों पे मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें आती रहीं, कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी पिज़्ज़ा शॉप में, कभी पोलो मैच देखते हुए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी तिब्बी बुनियादों पर वीज़ा में तौसीक़ की, वो भी मुस्तरद होगी बरतानवी हुकूमत की तरफ से। तो अगर वाकई में मियां साहब की कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि वल्नरेबल है और उनका इलाज अभी वहाँ पर हो रहा था, तो फिर उनकी दरख्वास्त वीज़ा की मुद्दत में की क्यों मुस्तरद हो गई तिब्बी बुनियादों पर? इसका मतलब है बरतानवी हुकूमत भी कन्विंस नहीं थी। वो मेडिकल नहीं, वो देखिए वो टेन्योर खत्म हुआ तो वो मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं हुई, वो जनरल उसके टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं और एक ट्राइब्यूनल है, वो ट्राइब्यूनल उसका फिर फैसला करता है। हमारा केस ट्राइब्यूनल के अंदर पड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस पर इंशाल्लाह एक पॉजिटिव कार्रवाई होगी। और देखिए उनकी हालत पाकिस्तान में इसलिए खराब हुई क्योंकि जेल खाना जात का महकमा एज पर रूल्स तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का महकमा है, पंजाब हुकूमत का होम डिपार्टमेंट उसको देखता है, जो पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स हैं और लॉ जो कहता है। मगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से डायरेक्ट फोन करना कि खाना बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, हीटर बंद कर दो, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बंद कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। तो ये फैशिस्ट गवर्नमेंट जो थी, जहां पे वजीर आजम खुद सुपरिंटेंडेंट जेल से राब्ता करके तो जेल के मामलात को देखते थे, डॉक्टर अदनान को रसाई नहीं दी जाती थी। तो ठीक है, फिर अगर ये मामलात लॉ से हटके होंगे तो देखिए हम तो फिर भी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हम मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा करा रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि अब सियासी तौर पे उनकी वापसी बिल्कुल जरूरी है और उनको जल्द पाकिस्तान आना चाहिए और उसकी इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं। अनकरीब जो है इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। इस हवाले से कोई डेडलाइन का फैसला किया गया है? जैसा कि आपने कहा कि सियासी तौर पे उनकी वापसी ज़रूरी है, तो कुछ अर्सा पहले बातें हो रही थी कि शायद जनवरी तक में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए। जनवरी का आगाज़ हो चुका है, तो कोई मुद्दत, कोई डेडलाइन सामने आई डिस्कशंस में कि कब मियां नवाज शरीफ की वापसी हो सकती है सियासी तौर पर?
देखिए कोई इस पे कोई हतमी डेडलाइन तो नहीं है इस पे, मगर पार्टी ऑब्वियसली इस पे मशावरत भी करेगी, उनकी हेल्थ कंडीशन को भी देखेगी, लीगल मामलात को भी देखेगी, और इसमें सियासी पहलू, इसका कानूनी पहलू और उनकी मेडिकल हेल्थ का पहलू, ये तीनों पहलुओं को देख के मेरा ख्याल है ये फैसला किया जाएगा, और अनकरीब मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह किया जाएगा। यानी कि अनकरीब ये चंद हफ्तों की बात है, चंद महीनों की बात है, क्योंकि जब जा रहे थे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि मैं कसम उठाकर कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। जी वो तो मैं भी कह रहा हूं कि वो बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, मगर हतमी तौर पे इसकी कोई फिलहाल डेडलाइन नहीं दी जा सकती। वो जब होगी तो बैरिस्टर एहतशाम साहब को हम आगाह कर देंगे। नहीं, बैरिस्टर एहतशाम की बात नहीं है, बात अदालत की है ना जी, और वफाकी हुकूमत अब अदालत से रुजू भी कर रही है। तो अगर अब जो वफाकी हुकूमत अदालत में जाती है और वहां पर कहती है, क्योंकि उनका ये स्टांस है कि मियां साहब जो है उन्हें जो जमानत का रिलीफ दिया गया था उसको उन्होंने मिस यूज किया है, और 8 हफ्तों की तिब्बी जमानत थी जिसको 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो वापस नहीं आए हैं। तो what if the court passes some sort of a direction in that respect? और मियां शहबाज शरीफ के गिर्द भी घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से भी कुछ कार्रवाइयों का आगाज करी। देखिए वो तो कर रही है, इमरान न्याजी साहब की ख्वाहिश है कि अगले आधे घंटे में वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लें, और शहजाद अकबर रोज कहता है कि सर मैं आजकल मैं पकड़ लूंगा, मैंने FIA को पूरा जो है वो मुतहरक किया हुआ इस हवाले से। और वैसे मेरी इतला ये भी है कि शहजाद अकबर की भी नौकरी खतरे में, आने वाले दिनों में लाहौर के एक वकील साहब को उनकी जगह लगाया जा रहा है, जो मर्जी कर लें। एक केस ऑलरेडी हमने नैब का भुगता है, मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट बियॉन्ड मीन्स का, हम दोबारा FIA से सेम चार्जेस पे हम दोबारा ट्रायल नहीं करवा सकते, ये बड़ी क्लियर सी बात है। चलें वो जो मर्जी कर लें, वो इमरान न्याजी साहब की ख्वाहिश है, वो पूरा करके देख लें अगर कर सकते हैं तो। मगर जो मियां साहब की बात है, देखिए कानूनी तौर पे जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो केस डिस्पोज ऑफ कर चुका, ये कह के कि जब उनकी वापसी होगी ही विल हैव द राइट टू अपील, वो एक चीज हम साइड पे रख लें। जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इन फील्ड है उसमें जाती नॉलेज की फिटनेस से उसको मशरूत किया गया कि when his doctors declare him fit to travel back to Pakistan, और उसमें पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स का जिक्र था। तो मैं समझता हूं कि वो लाहौर हाई कोर्ट के मेडिकल रिपोर्ट कब जमा कराई गई थी आप लोगों की तरफ से? आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले कराई गई थी, और नोटराइज रिपोर्ट जमा कराई गई और थी। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अभी ही इज नॉट फिट टू ट्रैवल। उनका एक प्रोसीजर जो है, उनको मेडिकेशन पे मेंटेन किया जा रहा है, उनका एक प्रोसीजर होना बाकी है और वो हर हाल में होना है। तो वो बिल्कुल मामला उस तरह का उस रिपोर्ट के अंदर दर्ज है, उनके मॉलेज का नाम हर चीज़ दर्ज है। तो वो मैं समझता हूँ कि जब हम जमा करा रहे हैं और कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट का लाहौर हाई कोर्ट में कोई लीगली मेरा नहीं ख्याल कि ऑन द फेस ऑफ इट कोई केस बनता है। तो मीडिया से भी ये रिपोर्ट्स अगर आप शेयर कर लें तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। जी ठीक है जी, बिल्कुल मैं डॉक्टर अदनान से इस पर रब्ता करके तो हम इसको शेयर कर लेंगे इन ड्यू कोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया तातार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर अगली स्टोरी पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज। अब बात करते हैं अपनी तीसरी स्टोरी के हवाले से, जिसका ताल्लुक IMF की शराइत से है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हाल ही में पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, जब फाइनेंस तरमीमी बिल पेश हुआ और मिनी बजट जिसको अपोजिशन कह रही है और मीडिया में भी रेफर किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस तलाह से इत्तफाक नहीं करती है। लेकिन बहरहाल हाल ही में जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका के दबाव की वजह से इस बार IMF ने ज्यादा सख्त शराइत पर पाकिस्तान को अगली किस्त दी है और कई शराइत मजबूरन पाकिस्तान को मानना पड़ी है। क्या कहे शौकत तरीन साहब ने, ये सुन लिया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन बड़ी देर से इस बात पर शोर कर रही थी कि ये मिनी बजट जो है ये तो पाकिस्तान को गिरवी रखने के मुतरादिफ है, और इस हुकूमत ने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के पास, और बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी। और कुछ ऑपोजिशन के मेंबरान तो यहाँ तक गए कि उन्होंने सकूत ढाका या ढाका सरेंडर के हवाले से भी मिसालें देना शुरू कर दी। तो ऑपोजिशन का बड़े अरसे से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ऑपोजिशन किस तरह से इस फाइनेंस तरमीमी बिल के खिलाफ मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ बयानात देती रही है, वो भी आपको याद करा देते। IMF के हाथों पाकिस्तान को इन्होंने गिरवी रख दिया है। आपने स्टेट बैंक को जिस तरह गिरवी रखा है या बेच दिया है IMF के पास कर्जों के लिए, ये इस हुकूमत की फेलियर है।
लेकिन ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कुछ दिन पहले शौकत तरीन साहब ने कहा था कि ये जितने भी टैक्स छूट खत्म की जा रही है, ये 343 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब रुपए है जिसका बोझ अवाम पर डलेगा, उसके अलावा अवाम पर डायरेक्टली कोई बोझ नहीं डलेगा। क्या कहा था शौकत तरीन साहब ने, ये भी आपको ये कॉमन मैन के लिए 2 बिलियन की गेम है और हम टोटल जो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो मतलब मेरे ख्याल में 3 ट्रिलियन का है, उसमें 2 बिलियन, तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा इसके ऊपर महंगाई पे 2 अरब रुपए से। और सिर्फ ऑपोजिशन की बात नहीं है, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आते रहे कि IMF के कहने पर बहुत से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। अगर हम IMF की इन शराइत को मान लेते हैं तो बहुत से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, और फिर जाकर हमें IMF की अगली इंस्टॉलमेंट, अगली किस्त मिलेगी। और कुछ अर्सा पहले एक्सप्रेस न्यूज के सहाफी शहबाज राना की तरफ से भी एक खबर सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि IMF की शराइत के तहत दिफाई इदारों के साजो सामान की खरीदारी के लिए रखे गए बजट में 50 अरब रुपए तक की कटौती की गई है। और अब शौकत तरीन साहब भी ये एडमिट कर रहे हैं कि अमेरिका के दबाव पर इस बार IMF की शराइत बहुत सख्त थी और मजबूरन हमें बहुत सी शराइत मानना पड़ी है। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अमेरिका के दबाव पे IMF की सख्त शराइत मानना पड़ी, ये शौकत तरीन साहब का कहना है, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि अमेरिका दबाव क्यों डाल रहा है IMF पे पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए, खास तौर पे तब जबकि पाकिस्तान तो अमेरिका का इत्तेहादी रहा है वॉर ऑन टेरर में भी। तो अमेरिका IMF पे दबाव डाल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या वजूहत हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, IMF है, इनके ऊपर इनके जो मेन शेयर होल्डर्स होते हैं उसका बड़ा दबाव होता है। अमेरिका जो है इस वक्त उसका रफली 17% शेयर है उसका IMF के अंदर, तो और अमेरिका का खुद एक चूँकि ग्लोबल सुपर पावर है, उसके अलावा भी उसका एक अपना एक इन्फ्लुएंस है। तो अमेरिका ने हमेशा एक बहुत अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात में, और इसके अलावा जो पाकिस्तान और IMF का जो प्रोग्राम चल रहा होता है उस प्रोग्राम की कामयाबी और नाकामी में। जब PMLN का पीरियड था उस वक्त हमने जो 2013 से 2016 का जो IMF का प्रोग्राम था वो हमने मुकम्मल किया था काफ़ी अरसा के बाद, और उसके पीछे एक वजह ये भी थी और कहा यह जाता है कि इसमें IMF के अंदर जो अमेरिका ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था उसका एक अहम उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। उसकी मिसाल ऐसे है कि तकरीबन 16 से 18 ऐसे मेजर इश्यूज थे जिनके ऊपर IMF ने हमें वेवर दिया, क्योंकि हम वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो थी हमारी वो जो हमने एग्री की थी शराइत उसके मुताबिक नहीं थी। तो IMF ने उस वक्त एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था और कहा जाता है कि पाकिस्तान और IMF के जो ताल्लुकात हैं PMLN के टाइम पे वो बहुत अच्छे थे। और जबकि PTI की जब से हुकूमत आई है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को टेलीफोन कॉल भी नहीं की। तो इस वक्त जो अमेरिकन हैं वो कहा यह जाता है फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी हॉस्टाइल हैं। तो शौकत तरीन साहब की बात के अंदर बिल्कुल वजन तो है कि अमेरिकन जब हॉस्टाइल होते हैं तो IMF भी हॉस्टाइल हो जाता है। लेकिन आपको किसी की फेवर क्यों चाहिए होती है? अगर आपका काम मेरिट पे ठीक है, इसकी तरफ अगर आपने जो पर्चा है उसके अंदर सवालात हल कर दिए तो फिर आपको फेवर नहीं चाहिए ना। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब अमेरिका के दौरे पर थे तो वहां पर उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हैज अदर ऑप्शंस, और उस स्टेटमेंट को भी इतना पसंद नहीं किया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने वो कोट भी किया था और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसकी वजाहतें भी देते रहे। लेकिन बहरहाल जो टिल्ट है पाकिस्तान का चीन की तरफ, ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स के चाइना की तरफ खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसे तो पाक चीन दोस्ती बहुत पुरानी है लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है हमारा बड़ा वाज़िया टिल्ट है चीन की तरफ। तो अमेरिका somehow is not happy with that as well। इसमें दो चीज़ें हैं बैरिस्टर साहब, एक तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब का बयान है कि पाकिस्तान हैज़ अदर ऑप्शंस, मेरे आपके प्रोग्राम से तवज्जो से उनसे गुजारिश है ज़रा वो ऑप्शंस तो गिनवा दीजिए। मैं इकॉनमी को कवर करता हूं और मैंने बहुत सारे ऐसे इनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं और बाकी भी हम चीज़ों को डे टू डे देख रहे होते हैं। पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी ऑप्शन, बेगर्स डू नॉट हैव चॉइसेस। सऊदी अरब जैसे मुल्क ने आपको जो कर्जा दिया वो इतनी सख्त तरीन शराइत के ऊपर दिया है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट देखे हुए हैं
कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि सऊदी अरब भी आपको इस तरह की शराइत के ऊपर कर्जा दे सकते, जबकि सऊदी अरब माजी में पाकिस्तान को ग्रांट देता रहा है, सऊदी अरब माजी में पाकिस्तान को मुफ्त तेल देता रहा है। तो एक तो फॉरेन पॉलिसी का ये जो फ्लॉज है, हमने इस तरह की जो बयान दे के, और जब हमारे पास चॉइसेस नहीं होते हम दुनिया को नाराज करते हैं। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा, आपके सवाल का जवाब ये है कि इस वक्त अमेरिका की अगर किसी के साथ जंग है, ट्रेड वॉर कह लें या कोल्ड वॉर कह लें, वो इस वक्त डायरेक्टली चाइना के साथ है। और अमेरिका की अगर आप इंटरनेशनल पोस्टर्स देख लें, उसके अलायंसेस देख लें, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसका अलायंस हुआ है, यूके के साथ फ्रांस उस पर नाराज हुआ है, फिर बाकी भी जो चीज़ें हो रही हैं, तो क्लियरली अमेरिका जो है इस वक्त चाइना को इनसर्कल कर रहा है। जो साउथ चाइना सी के ऊपर जो मसाइल हैं वो आपको पता है। तो इस वक्त पाकिस्तान का अगर चाइना का दुनिया के अंदर कोई नॉन इत्तेहादी है तो वो पाकिस्तान है। तो इस पर्सपेक्टिव में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान का एक टिल चीन की तरफ है, और इसमें पीटीआई की हुकूमत से ज़्यादा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये पर्सपेक्टिव है। ऑल्दो पीटीआई के टाइम के ऊपर अगर आप चीन के साथ भी देखें तो हमारे कुछ मामलात पर ताल्लुका ठीक नहीं रहे, जैसे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसकी जो 10th ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई 2 साल की ताखीर के साथ, उस मीटिंग के हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया, 2-3 माह हो गए, उसके बाद भी फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर वो जो एक अटैक हुआ था जिसमें चाइनीज़ नेशनल की जान चली गई, उसके बाद सिक्योरिटी के जो कंसर्न चाइना की तरफ से आए, तो चाइना नो इटसेल्फ, चाइना सीज इटसेल्फ एज एन इमर्जिंग ग्लोबल पावर। तो चाइना की भी जो पाकिस्तान से तकाजे हैं वो नहीं है जो 1970s वाले थे। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बट चाइना के अंदर भी एक नई रियलाइजेशन है। वो जब किसी के पास वो पावर आती है तो उसका पोस्चर, उसकी जो एटीट्यूड है, वो हर चीज़ वो चेंज हो जाती है। तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ दोहरा मसला है। चीन अमेरिका के साथ हमारे मसाइल है ही हैं, चीन के साथ भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जी, कमिंग बैक टू द इकोनॉमी, ये जो अमरीकी दबाव के ऊपर IMF ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया और ज़्यादा सख्त शराइत के ऊपर अब अगली इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की है, और कौन सी ऐसी मुश्किलात है जो अमरीका पाकिस्तान के लिए पैदा कर सकता है आने वाले दिनों में, अगर यही अमरीका का मूड रहता तो? देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त जो माली हालात हैं, मेरा ख्याल अमेरिका को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद एज अ कंट्री उस स्टेज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आपके लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इन हालात में बजाय कि हम अपने जो है घर को ठीक करें, हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करें, हम ऐसे फॉरेन पॉलिसी एडवेंचर्स कर रहे हैं जो शायद हमें करने नहीं चाहिए। तो अमेरिकन हों, कोई और ग्लोबल पावर हो जिसके साथ आपके हॉस्टाइल ताल्लुकात हों, तो वो उसका एडवांटेज लेगा। चूँकि अगेन आपका ये फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत डेप्थ में जाके तो आंसर नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो इसकी इकॉनमी है, और ये जो इकोनॉमिक कंसर्न है इज नॉट लीडिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी इशू। जिस तरह आपने अपने बयानिया में कहा कि इस दफ़ा जो IMF की शराइत थी उसमें जो अखराज, जहाँ पे हमने कोई 375 अरब रुपए का मिनी बजट इंट्रोड्यूस करवाया, कोई 272 अरब रुपए के पेट्रोलियम लेवी की हम मजीद मैयज़ ले रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि हर महीने 4 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी ऊपर जा रही है। 550 अरब रुपए के जहाँ पे नए टैक्सेस हैं, उसके साथ साथ 250 अरब की कटौती भी अखराजात में, 200 अरब रुपया PSDP है, और 50 अरब रुपया हमने काटा है कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज से, जो कि नॉर्मली पैसा उस वक्त जाता जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसमें अच्छा खासा एक पैसा पड़ा होता है, वहाँ से 50 अरब काटा। तो ये उस तरफ आपको इशारा कर रहा है जहाँ पे आइंदा आने वाले महीनों में, तो शायद नहीं सालों में, आपको शदीद मुश्किलात आ सकती हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त हमें इन हाउस चीज़ों को रियलाइज़ करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो कि ग्राउंड रियलिटी से उसकी कोई ताल्लुक ना हो, और बेहतर है कि एक इकॉनमी का वो रियलिस्टिक अजम्पशन लें, उसका पर्सपेक्टिव ले के अपने इन हाउस मीटिंग्स करें। और मीटिंग्स ऐसी नहीं कि जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या ऑफिस में जितनी मीटिंग्स हो रही होती हैं उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द मीटिंग्स होती है जिसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप पॉलिसी डायरेक्शन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है काम देना, वो पॉलिसी डायरेक्शन अपनी दे और अपनी वजारतों से काम लें। इमरान खान साहब ने कहा था जी कि मैं जो वज़ीरों की कारकर्दगी है वो मैं परखा करूंगा, उसके बाद वज़रा फारग हुए, कितने वज़ीर फारग हुए हैं, हफीज़ शेख साहब को किस वजह से निकाला गया वो एक और फैक्टर है। बाकी जो इंटरनल चेंजेस होती हैं वज़रा की, वो उसके अंदर पार्टी पॉलिटिक्स का और बाकी जो ओवरऑल जो पिलर्स ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स हैं उनके दरमियान रिलेशन को बैलेंसिंग करने के लिए तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब वो काम करें जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले वादे किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे नई स्टोरीज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।